की नेटबुक वैल्यू इक्विपमेंट की नेटबुक वैल्यू का ओपनिंग है और क्लोजिंग है। तभी क्या है, इस तरह का जब सिनेरियो आता है तो सिर्फ नेटबुक वैल्यू अकाउंट ही बन सकता है ना। कॉस्ट भी नहीं है, पीएफडी भी नहीं है, तो हमें हर सिनेरियो में नेटबुक वैल्यू अकाउंट ही बनाना चाहिए, वो हर सिनेरियो में फिट होता है। तो नेटबुक वैल्यू अकाउंट बनाएंगे डेप्रिसिएशन निकालने के लिए। 2580 और 3110, ये नेटबुक वैल्यू का बीडी और सीडी है। और फिर है इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट बॉन्ड्स। ये भी एक नॉन करंट एसेट है, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स खरीदे हैं, 200 से 250 हो रहा है ये। तो खैर बॉन्ड्स वाली बात छोड़े, पहले इक्विपमेंट पर आए। इक्विपमेंट की वर्किंग करते हैं। इक्विपमेंट की हमें डेप्रिसिएशन निकालनी है। और इसके लिए बनेगा नेट बुक वैल्यू अकाउंट, बीडी सीडी, खरीदा एडिशन, यही एडिशन जाते हैं वहां इन्वेस्टिंग में ना, डिस्पोजल। देखिए इक्विपमेंट का बीडी क्या है, 2007 वाला बीडी होगा, 2008 वाला सीडी होगा। बीडी क्या है 2580, सीडी क्या है 3110। 2580 और 3110। एडजस्टमेंट नंबर वन, नॉन करंट एसेट बेचा है, डिस्पोजल हुआ है। और जो नॉन करंट एसेट का डिस्पोजल हुआ वो कितने रुपए का बिका है, 1,15,000 रुपए मिले हैं उसको बेच के, और उसमें 15,000 का प्रॉफिट हुआ है। तो हम नेटबुक वैल्यू निकाल सकते। 1,15,000 का बिका है, लॉस होता है तो प्लस होता है, प्रॉफिट होगा तो वो क्या होगा, माइनस। 15 का प्रॉफिट हुआ है माइनस, क्या आ जाएगा भाई, नेटबुक वैल्यू क्या आ जाएगी, 100। जो बिका उसकी नेटबुक वैल्यू आ। उसके बाद वो कह रहे हैं एक और एडजस्टमेंट है, एक और नॉन करंट एसेट बेचा है, वो 50 का बेचा है, उस पे भी 10 का प्रॉफिट हुआ है। तो एक और भी बेचा है 50 का, उस पे प्रॉफिट हुआ है कितने का, 10 का। तो उसकी नेटबुक वैल्यू क्या थी, 40। तो एक और डिस्पोजल हुआ है, उसकी बुक वैल्यू क्या है, 40। तो ये है एक ही नॉन करंट एसेट ना, इक्विपमेंट का ही है ये। और एडिशन हुआ है 10 लाख का इस साल। 10 लाख का मतलब 1,000। डेप्रिसिएशन निकालने की कितनी आ रही है, कितनी, 330 डेप्रिसिएशन आ रही है। अगर हम अभी कैश फ्लो स्टेटमेंट स्टार्ट करते हैं, दो हजार आठ, और ये स्टार्ट कहाँ से होगी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट से। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये देखें इनकम स्टेटमेंट बनी हुई है, इसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया हुआ है सबसे पहले, 980 का है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, यानी कि बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स वाले से शुरू करना होता है, 980। और इसमें क्या ऐड करेंगे, नॉन कैश एक्सपेंस कौन सा निकाला है, डेप्रिसिएशन कितनी आई है, 330, 330 आ गई। एक नॉन कैश एक्सपेंस आ गया। इसके बाद क्या होता है, लॉस ऑन डिस्पोजल, प्रॉफिट हुआ है, लॉस तो हुआ ही नहीं है। पीबीडी चेक करें बैलेंस शीट में, पीबीडी है,
डेटर के नीचे देखें माइनस हो रहा है पीबीडी। पीबीडी 2 से 8 पे आ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज होता है तो क्या होता है, एक्सपेंस 6 से इंक्रीज हो रहा है। छह से इंक्रीज हो। गुडविल है कहीं बैलेंस शीट में देखें कि गुडविल राइट ऑफ हुई हो। बॉन्ड्स हैं, बॉन्ड्स भी बढ़े हैं, गुडविल रिटर्न ऑफ नहीं है। और इम्पेयरमेंट भी कहीं नजर नहीं आ रही, होती इम्पेयरमेंट तो बताता। अब आप आ जाए नॉन कैश इनकम्स के ऊपर। लेस होगा, नॉन कैश इनकम से क्या आएगा, प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल। 2 दफा प्रॉफिट हुआ है, तो ये 2 एनसीए बिके, दोनों में प्रॉफिट हुआ, एक में 15 का प्रॉफिट हुआ, एक में 10। तो प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल कितना हो गया, 25। ये माइनस हो। और नॉन कैश इनकम में क्या आता है, पीबीडी अगर कम हो रहा है तो, पीबीडी तो बढ़ा है इस सवाल में, कम नहीं हुआ। इसके बाद अब हम आ जाएंगे इन्वेंट्री का फर्क देखेंगे। इन्वेंट्री स्टॉक 380 से 400, 20 से इन्वेंट्री बढ़ रही है। इन्वेंट्री बढ़ने का मतलब खरीदी है, पैसे जाएंगे। इंक्रीज इन इन्वेंट्री माइनस। इसके बाद रिसीवेबल देखें, डेटर्स 524 से 596 हो रहे हैं। रिसीवेबल बढ़ रहे हैं, कितने से बढ़ रहे हैं, 72 से। रिसीवेबल बढ़ने का मतलब और उधार दिया है, पैसे गए होंगे, -72। बैंक हम नहीं देखते, क्योंकि हमारा कैश फ्लो बनाने का मकसद ही क्या होता है, बैंक में जो चेंज आ रहा है, बैंक बढ़ रहा है या कम हो रहा है, बैंक की वैल्यू में जो चेंज आ रहा है, वो कैश फ्लो जस्टिफाई करता है। कैश फ्लो आखिर में, आखिरी आंसर, मतलब ये नहीं आखिरी आंसर कैश फ्लो बढ़ा है या कम हुआ है। जैसे इस सिनेरियो में देखें आप, बैंक कितना है, 538 से 685, कितना बढ़ रहा है, डिफरेंस निकालें आप लोग सब। 538 से 685 हो रहा है, तो कितना बढ़ रहा है बैंक, 147 बढ़ रहा है ना। कैश फ्लो का आखिरी आंसर आना चाहिए 147। ये बैंक में जो इंक्रीज है, इसी का जस्टिफिकेशन देता है कैश फ्लो। ये 147 कहाँ कैसे बढ़े, हम कैसे मान लें 147 बढ़ गए, कैश फ्लो समझाता है कैसे बढ़े। तो बैंक का फर्क और कैश का फर्क हम नहीं देखते, कैश फ्लो में नहीं लिखते, मतलब बैंक और कैश का डिफरेंस। क्रेडिटर है, क्रेडिटर 1120 से 1010 पे आ गए। क्रेडिटर कम हो रहे हैं, कितने से कम हो रहे हैं, 110 से कम हो रहे हैं। क्रेडिटर कम होने का मतलब उधार कम हो रहा है, उधार कम होने का मतलब पैसा वापस किया होगा, ये भी आउटफ्लो है। लेस डिक्रीज इन क्रेडिटर्स 110 माइनस। क्रेडिटर कम होने के बाद अक्रूड और प्रीपेड का डिफरेंस भी हम देखते हैं। देखिए मैंने आपको ये भी बताया था, जब हम अक्रूड और प्रीपेड देखते हैं तो इंटरेस्ट और टैक्स के अलावा वाले देखते हैं, इंटरेस्ट और टैक्स का अक्रूड और प्रीपेड नहीं देखते। तो यहाँ जो अक्रूड है वो इंटरेस्ट का है और टैक्स का, इसके अलावा कोई अक्रूड होता तो उसका फर्क देखते, इंटरेस्ट और टैक्स का नहीं देखते। इंटरेस्ट और टैक्स का अक्रूड हम नहीं देखेंगे, इसके लिए हम टी अकाउंट बनाएंगे, वर्किंग करेंगे इंटरेस्ट और टैक्स की। एक इंटरेस्ट का अकाउंट बनेगा, एक टैक्स का बनेगा। लायबिलिटी ब्रॉट डाउन क्रेडिट, सीडी डेबिट, बैंक डेबिट और आईएस क्रेडिट।
जैसे एक्सपेंस का अकाउंट होता है नॉर्मल किसी भी। इंटरेस्ट का ओपनिंग क्लोजिंग देखें कितना है, 3 और 5। और अगले पेज पे देखें इंटरेस्ट कितना है, 30 साल का जो बनता है। ये 3 है, ये 5 है, IS 30 है। बैंक निकालने हैं, पैसे कितने दिए, 28। तो इंटरेस्ट पेड 28 है। यहाँ लिख देंगे पैसे जा रहे हैं, इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, पैसे जा रहे हैं, इंटरेस्ट पेड 28 माइनस। अच्छा, अगर इंटरेस्ट रिसीव्ड होता, रिसीव्ड, तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आता। देखें, अदर इनकम होती ना, वो इधर आता। फिर रिसीव्ड होता तो इन्वेस्टिंग में आता है, पेड होता है तो ऑपरेटिंग में आता है। टैक्स की बात कर लें, टैक्स का भी अकाउंट बनेगा, BD, CD, बैंक, IS। टैक्स का देखें, BD और CD। 234 है BD और 263 है CD। और IS कितना है टैक्स का, इनकम स्टेटमेंट है ना, ये इनकम स्टेटमेंट के अंदर जितनी अमाउंट है, कौन सी IS वाली वैल्यू, IS कितना है टैक्स का, 118। तो क्या है, 230, कितनी वैल्यू थी, 234। और CD क्या था, और IS 118। इसको सॉल्व करके बैंक कितना आ रहा है, टैक्स पेड 89 आ रहा है। इसको सॉल्व करना है। -8 आ रहा है, तो इस सबका आंसर -8 आ रहा है, तो ऊपर से माइनस हो जाएगा। तो आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कितना आ रहा है, 97। अच्छा, इसके बाद आएगा इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। इन्वेस्टिंग में पहली चीज आती है इन्वेस्टिंग में, जो NCA खरीदने के लिए पैसे दिए, लेस पेमेंट्स फॉर नॉन करंट एसेट। एडिशंस, एडिशंस की वैल्यू हमें पता थी, देखें लिखी भी थी ना एडिशंस, हमने जब डेप्रिसिएशन की वर्किंग करी होगी ना, एडिशन तभी सामने आ गया होगा, लाजमी। 1000, कितने के NCA खरीदे, 1000 की खरीदे, पैसे गए माइनस। पढ़ लो यार, तुम लोग क्या कर रहे हो, नहीं पढ़ा करो तो क्लास में नहीं क्या करो यार, ये सही है, खामोश बैठा करो यार। एड, बेच के जो पैसे मिले, रिसीट फ्रॉम डिस्पोजल, NCA को बेच के पैसे मिले, खरीदने के लिए तो 1000 रुपए दिए, माइनस हो गया, बेच के क्या पैसे मिले वो भी बताया, बताओ। देखिए बताया हुआ है, 2 बार NCA बिका है, एक बार 115 का बिका, एक बार 50 का बिका है। 115 और 50, 165 के बिके, ये पैसे आए बेच के ना, 165 पैसे आए प्लस। इसके अलावा कोई अदर इनकम रिसीव नहीं हुई है, अदर इनकम रिसीव हुई हो बताता हूँ, अलग से लिख देता हूँ, नहीं है। ये दो चीज आएंगी, क्या हो रहा है, इसको नेट ऑफ करें, 1000 माइनस और 165 प्लस 835 माइनस, ये ऊपर से माइनस कर दें, फिर क्या आ गया, कैश फ्लो आफ्टर इन्वेस्टिंग, पॉजिटिव आ रहा है 136। अब फाइनेंसिंग आ जाएगी,
अब फाइनेंसिंग पे आ जाए। कंटिन्यूएशन में चल रहा है, जगह खत्म हो गई थी, मैं इधर कंटिन्यू करा। फाइनेंसिंग में 5 चीजें आती हैं। नंबर 1, इंक्रीज इन ओएससी। ओएससी जो बढ़ रहा है पहले वो आता है। अच्छा यहाँ ना, अब देखिए, अब कोई खास वर्किंग नहीं है, बस आपको यहाँ डिफरेंसेस देखने होते हैं सारे। जो वर्किंग आपने टी अकाउंट्स बनाने थे, वर्किंग करनी थी, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर हो। तो पहली चीज क्या आ जाएगी, ओएससी का फर्क ना, इंक्रीज इन ओएससी, इंक्रीज इन शेयर प्रीमियम। अगेन ये देखते हुए कि बोनस इशू तो नहीं है, बोनस है तो नहीं लिखेंगे फिर। अगर ओएससी में इंक्रीज बोनस की वजह से तो नहीं लिखेंगे। तो आप बैलेंस शीट में देखो, आपको पता चलेगा। देखें ओएससी कितने से बढ़ रहा है, 810 से 1010 हो रहा है। कितना बढ़ रहा है, 200 से ओएससी बढ़ रहा है। अच्छा अगर 200 से शेयर प्रीमियम कम हो रहा है तो आप बोलोगे बोनस है, फिर आप नहीं लिखोगे, दोनों को नहीं लिखोगे। लेकिन शेयर प्रीमियम भी बढ़ रहा है ना, तो ये बोनस नहीं है, नॉर्मल इश्यू ऑफ शेयर है, इनफ्लो है, पैसे दोनों आएंगे, ऐड होंगे। शेयर प्रीमियम कितने से बढ़ रहा है, 304। तो ओएससी बढ़ रहा है 200 से, और शेयर प्रीमियम बढ़ रहा है 340 प्लस हो। ठीक है। अब आप देखोगे तीसरी चीज, पीएससी का फर्क। पीएससी है ही नहीं। चौथा आप देखोगे डिवेंचर का फर्क। डिवेंचर देखो आप, 180 से 300 हो रहे हैं डिवेंचर। डिवेंचर बढ़ रहे हैं, कितने से बढ़ रहे हैं, डिवेंचर बढ़ने का मतलब उधार बढ़ रहा है। डिवेंचर उधार है ना, लोन है। डिवेंचर बढ़ने का मतलब उधार बढ़ रहा है, उधार बढ़ने का मतलब पैसा आ रहा है, ऐड हो। इंक्रीज इन डिवेंचर्स कितने से बढ़ रहा है, 120 से बढ़ रहा था। अच्छा पीएससी में तो कुछ भी नहीं है ना, पीएससी है ही नहीं, तो लिखेंगे नहीं, सिर्फ समझाने के लिए। इसके बाद क्या है, डिविडेंड पेड। हाँ दोनों आ गए, लास्ट ईयर का प्रपोज, लास्ट। ये देखें यहाँ इनकम स्टेटमेंट का पार्ट है ना, इधर दिया हुआ है, देखें। लास्ट ईयर प्रपोज कितने, 400, और इंटरिम कितने, मिलाएं कितना हो गया, 600 का डिविडेंड पे हुआ। अच्छा ट्रांसफर टू रिजर्व भी है, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व देखें कितना है। लेकिन ट्रांसफर में पैसे जाते आते नहीं है, तो ट्रांसफर कैश फ्लो में नहीं आता। लास्ट ईयर प्रपोज, करंट ईयर इंटरिम, 400 200 600 आएगा। सॉल्व कर लें इसको। 3 प्लस और 2 माइनस क्या आएगा आपको, 60। 60 पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव 60 आ गया। इसको ऊपर प्लस कर ले। आखिरी आंसर क्या था हमारा, 137, 147 आना चाहिए। दोबारा चेक करें, यही फर्क है ना। ओएससी में कितना था, 200। शेयर भी हम कितना है, 340। जनरल रिजर्व और रिटेन प्रॉफिट हम नहीं देखते। डिवेंचर 180 से 300 कितना हुआ, 120। और डिविडेंड पेड कितने हैं, लास्ट ईयर प्रपोज 400 200 600। ठीक है। ये वाला देखें जरा, 137 ही आ रहा है। ये सही है, ठीक है। 60 क्या आ गया आखिर में आंसर, इंक्रीज इन कैश, इंक्रीज हुआ 197। अब इसमें एक स्टेप और होता है, इसको हम रिकंसाइल करते हैं, पता चलता है आंसर सही है गलत। यार एक बार ये कैलकुलेशन देख लें, सारी चेक करें दोबारा से।
ऑपरेटिंग प्रॉफिट 980 था, इससे शुरू हुआ। इंटरेस्ट का आईएस 30, टैक्स का आईएस 118, 30 और 118। बीडीसीडी देखें, इंटरेस्ट का बीडीसीडी 3 और 5, और टैक्स का 234 और 263। 234, 263, 3 और 5, ये बना 28, ये बना 89। हमने लिखा 28 और 89, ठीक हो गया। फिर आप देखें स्टॉक कितने से बढ़ा, 380 और 420। रिसीवेबल कितने से बढ़ा, 72। और क्रेडिटर, हाँ बॉन्ड्स भी इंक्रीज हुए हैं यार। बॉन्ड्स कितने से इंक्रीज हुए हैं, ये भी नॉन करंट एसेट है, ये खरीदा हमने नॉन करंट एसेट। बॉन्ड्स इंक्रीज होने का मतलब एनसीए खरीदा, ये भी इन्वेस्टिंग में आएगा, माइनस हो। तो ये 1000 नहीं आएगा यहाँ पर, 1050 होगा। 1050, ये कितना हुआ, 885। और आखिरी आंसर क्या आया, 87। 885 माइनस करें, 885 माइनस होगा 972 में से 87। 87 और 60 प्लस करें, डेप्रिसिएशन निकाली थी 330। पीबीडी बढ़ रहा था 6 से, कम नहीं हुआ। लॉस नहीं था, प्रॉफिट हुआ 2 पर। एक एसेट पे कितना प्रॉफिट हुआ, 15। एक पे कितना हुआ, 10। मिला के कितना हो गया, 25। प्रॉफिट माइनस हो गया। स्टॉक 20, रिसीवेबल 72, क्रेडिटर बढ़ रहा है, उधार क्रेडिटर कम हो रहा था, माइनस। इंटरेस्ट पे, टैक्स पे। फिर हम आए पेमेंट फॉर नॉन करंट एसेट पे। नॉन करंट एसेट खरीदा एक इक्विपमेंट 1000। नॉन करंट एसेट्स में देखें, एक इक्विपमेंट था और एक गवर्नमेंट बॉन्ड्स थे। गवर्नमेंट बॉन्ड्स कितने हुए, 200 से 250 बढ़ गए। बॉन्ड्स बढ़ने का मतलब हमने बॉन्ड्स खरीदे हैं, बॉन्ड्स कोई और तरीके से नहीं बढ़ सकते। बॉन्ड्स बढ़ने का मतलब खरीदे हैं तो वो भी पैसे गए 50। तो 2 पेमेंट्स आई नॉन करंट एसेट खरीदने की, एक बॉन्ड्स और एक इक्विपमेंट। उसके बाद आया नॉन करंट एसेट को बेचकर जो पैसे मिले। 2 नॉन करंट एसेट बिके, एक 115 का और एक 50 का। 115 और 50 मिलाया 165। 165 पैसे आ गए। अच्छा 147 आ गया आखिर में। इसमें हम प्लस करते हैं, लास्ट स्टेप ये होता है, हम इसमें पिछले साल का बैंक और कैश ऐड करते हैं। लास्ट ईयर का बैंक और कैश जो भी है दोनों। अब आप बैलेंस शीट में देखें, हमने कैश फ्लो बनाते वक्त इसका फर्क छोड़ दिया था ना। बैंक देखें कितना है, 538 और 685। पिछले साल का बैंक कितना है, 538, और कैश नहीं है ना, तो लास्ट ईयर का बैंक 538 है, वो ऐड कर दें। कहाँ पे पहले, नहीं नहीं करता। हाँ, क्योंकि यार हमें आंसर चेक करने के लिए करना है ना, ये मतलब ये उसको जस्टिफाई करे कि इस साल हमारा 147। देखो ना, ये सारी चीजें करने के बाद जो कुछ पूरे साल में हुई है, इनकम स्टेटमेंट से, नॉन करंट एसेट से, शेयर्स वगैरह से, हमने 147 का इंक्रीज किया है पैसों में इस साल। और पिछले साल के पैसे कितने बढ़े हुए थे बैंक में, 538। इस साल कितने बढ़ाए आपने, 147। तो आखिर में आपके पास बैंक में कितने पैसे होने चाहिए इस साल के बैंक में, इन दोनों को ऐड करें, क्या रहे, 680। ये आपकी बैलेंस शीट में बैंक और कैश होना चाहिए इस साल की बैलेंस शीट, 685।
तो 2 क्या लिखा हुआ है, 230। पिछले साल का बैंक कितना है? 538 और 685। 538 और 685 बड़ा है ना बैंक। तो कितना बड़ा है बैंक इस साल? 147। तो आपका कैश फ्लो 147 आंसर दिखाना चाहिए। नहीं तो ये तो आप पहले भी कर सकते थे। इस यही तो समझाना है शेयर होल्डर कि 147 जो बैंक में फर्क आ रहा है, तो क्या वाकई 147 पैसों में फ्रॉड हो सकता है ना? यही पहले दिन बात करी थी कि पैसों में फ्रॉड हो सकता है। तो पैसों का हिसाब किताब देना है पूरे साल के, वो कैश फ्लो से बनता है। अच्छा, इसके बाद दूसरा सवाल,